हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा अच्छा, आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है, लेकिन उसको मैंने दो में डिवाइड किया हुआ है। थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट ईयर जो कमिंग फ्राइडे को होगा ना हमारा लेक्चर, तो मतलब इसी वीक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर एक ही है बट ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस तो कंप्लीट ही था। लेकिन मैंने आज इस तरह मेरे सब स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें थोड़े से इमेजेस रीड करने नहीं आ रहे हैं या कोई डिजीजेज ऐसी हैं जिसको हम लोग एक्सप्रेस के ऊपर जो है वो देख नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना आपके लिए बनाया लेक्चर के खास तौर पे चेस्ट एक्सप्रेस की रीडिंग के नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को कैसे रीड करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास कुछ अबनॉर्मैलिटीज हैं चेस्ट की, क्योंकि चेस्ट एक्सरे बड़ा कॉमन है, चेस्ट एक्सरे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और उसको एटलीस्ट आपको उसकी प्रॉब्लम्स को रीड करना आना चाहिए। जो मेन मेन जितनी भी चीजें हैं ना वो हम लोग उसको आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, खास तौर पे उनकी इमेजेस को गौर से देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में और क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं, क्या लंग्स की नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, और नॉर्मली हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं चेस्ट एक्सरेज के अंदर। ठीक है, फिर उसकी पोजीशनिंग तो हमने बेसिकली पहले पढ़ी ली हुई थी, लेकिन फॉर चेस्ट एक्सरे कौन सी पोजीशन जो है वो किस पर्पस के लिए ली जाती है, आई मीन पीए व्यूज फॉर व्हाट एंड एपी व्यूज फॉर व्हाट, लेटरल व्यू किस तरह करते हैं, लेटरल व्यू अगर करना है तो हमें कौन सी साइड जो है वो केशिट के साथ अटैच होनी चाहिए। लेटरल साइड तो हम दोनों साइड से कर सकते हैं, एक्सरे दोनों साइड से जो है ना वो पेनिट्रेट करेंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक्सरे फिल्म होती है, तो वो एक्सरे फिल्म किस साइड पे रखनी है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वो चीजें। ठीक है, पीए व्यू और एपी व्यू में क्या फर्क होता है, और उसके इमेज को कैसे हम कह सकते हैं कि ये एपी व्यू है या पीए व्यू है। ठीक है, तो वो चीजें आज डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक या दो मतलब आज तो चेस्ट एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी एक दो मैंने और मतलब बोन्स नी या कोई और मस्कुलोस्केलेटल की जो है ना एक्सरे जो इम्पोर्टेंट है, नी हो गया या एक और जो है ना वो हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है चेस्ट एक्सरेस के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरेस के लिए हम लोग क्या पोजीशनिंग करेंगे एंड हाउ टू एवेलुएट द चेस्ट के उसके अंदर क्या क्या नॉर्मल एनाटमी है। नॉर्मल एनाटमी आपको रीड करनी आनी चाहिए, अगर आप नॉर्मल एनाटमी को रीड कर सकते हो इजीली तो आप पैथोलॉजी को फौरन पिक कर सकते हो। ठीक है, तो द चेस्ट एक्सरे इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन प्लेन फिल्म्स एंड इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू मास्टर, बिकॉज एक जैसी पैथोलॉजीज हैं कुछ जो कि हमें एक्सरे से जैसी नजर आती हैं, बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजीज हैं जिनका डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। देन उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अदर मोडालिटीज की उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन या एमआरआई। ठीक है, उसमें हम लोग फिर क्लियर कर सकते हैं कि ये इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमें पता है कि हमें चेस्ट एक्सरे के ऊपर कुछ चीजें जो हैं वो तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एयर फील्ड एबनॉर्मेलिटी है या कोई फ्लूइड फिल एबनॉर्मेलिटी है तो उनको तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय सेइंग कि ये जो है फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स ऐसे नजर आते हैं, और जो हमारे पास एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे नजर आते हैं। अगर फ्रैक्चर है तो वो हमें बोन्स के अंदर किस तरह की ब्लैक लाइन नजर आ सकती है, क्लियरली वी कैन सी फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो जो है हमारे पास कॉमनली सीन प्लेन फिल्म्स बट डिफिकल्ट टू मास्टर्स बिकॉज ऑफ द same visuality of different abnormalities. So there are many ways to evaluate the chest. A systemic approach is usually the best. One method is described here. इसमें हम लोगों ने सिर्फ पीए व्यू को जो है डिस्क्राइब किया है, नॉर्मल पीए व्यू चेस्ट एक्सरेज के लिए क्यों किया जाता है। नॉर्मली हम लोग ज्यादातर जो है ना पीए व्यू ही करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग पीए व्यू इसलिए करते हैं, नंबर वन इज ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी था, शायद मैंने दिया भी था, और नहीं दिया तो जरूर दूंगी अब, कि हम लोग पीयर व्यू करते क्यों है। एक तो पीयर व्यू के अंदर हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं कार्डिक मैग्निफिकेशन। कैसे? पीयर व्यू का क्या मतलब होता है? पीयर व्यू में जो है द एक्सरेज एंटर द पेशेंट पोस्टीरियरली एंड एग्जिट एंटीरियरली, पीए। मैंने आपको बताया था जो पहले आ रहा है वर्ड दैट इज पोस्टीरियर इंटीरियर है, तो पोस्टीरियरली हमारी एक्सरेज एंटर्ड होंगी और आगे हमारे पास एंटीरियर है तो एंटीरियरली वो इमिट होंगी,
और हमारी जो आगे फिल्म पड़ी हुई है एंटीरियर साइड पे, वहां पे हमारे पास वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो पीए व्यू के अंदर कैसेट विल बी ऑन द एंटीरियर साइड एंड एक्सरेज रेज विल बी ऑन द पोस्टीरियर साइड, पीए व्यू। ठीक है, अब कैसेट जो है वो एंटीरियर साइड पे हमारी पड़ी हुई है। ठीक है, एंटीरियर साइड पे कैसेट है, दैट मीन्स के जो हमारा हार्ट है दैट इज वेरी क्लोज टू द कैसेट, सो देयर विल बी मिनिमम मैग्निफिकेशन। अगर हम लोग कैसेट से उसको दूर कर देते हैं तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, हमें जो कार्डिक जो हमें नजर आ रहा है हार्ट, वो हमें थोड़ा सा मैग्नीफाई नजर आ सकता है इन केस ऑफ एपी व्यू। एपी में क्या होगा कि जो कैसेट विल बी ऑन द पोस्टीरियर साइड, तो हमारे पास हार्ट एंटीरियरली प्लेस होता है, तो जब तक पोस्टीरियर, जब उसके अंदर से रेस पास होंगी चेस्ट वॉल के अंदर से, तो पोस्टीरियर तक जाते जाते हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगा दैट विल बी मैग्नीफाइड इमेज। सो दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन पीए एंड एपी व्यू। तो पीए व्यू ही हम लोग रूटीनली करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारे पास वो पेशेंट जो कि इमरजेंसी में है या फिर हमारे पास बेड रिटर्न है, ठीक है, वो पेशेंट जो कि खुद अपना एक्सरेज नहीं वहां चल के करवा सकते हैं और बेड पे है, आईसीयू में है या इस तरह, उसके लिए हम पोर्टेबल एक्सरेज परफॉर्म करते हैं। मैंने बताया था आपको वो उसमें हमें ये पता होता है कि एपी व्यू है और एपी व्यू में हार्ट अगर है तो वो हमें थोड़ा मैग्नीफाई नजर आएगा। ठीक है, वो सारे तो हमें एपी व्यू के प्रॉब्लम्स वो हमें पता होते हैं, लेकिन फॉर नॉर्मल रूटीन हम लोग पीए व्यू ही करते हैं। बस इन केस ऑफ इमरजेंसी या आईसीयू पेशेंट वी विल डू एपी व्यू। ठीक हो गया, तो डिफरेंस पता चल गया। पीए के अंदर जो है हम लोग चेस्ट वॉल के करीब बिल्कुल कैसेट रखते हैं टू मिनिमाइज द कार्डिक मैग्निफिकेशन। ठीक है, और एपी के अंदर जो है ना कार्डिक मैग्निफिकेशन हमें ज्यादा मिलती है। अच्छा, on the lateral view the patient left side is against the film, therefore the right side would be magnified। अच्छा, अब इसी तरह हम अगर लेटरल व्यू की बात करें, लेटरल व्यू के लिए तो हम किसी भी तरह पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं, या इस साइड पे रख लें या इस साइड पे, तो हमें तो लेटरल व्यू मिलेगा। बट फॉर नॉर्मल जिस तरह हम पीए व्यू करते हैं, इसी तरह हम लोग लेटरल व्यू के लिए भी पेशेंट की जो लेफ्ट साइड है, हमें पता है हार्ट किस साइड पे, हमारा लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड विल बी towards the cassette will be towards the लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जो है वो जब लेटरल खड़ा होता है तो उसकी जो लेफ्ट साइड है वो कैसेट के साथ होगी, एंड द एक्सरेज विल बी एंटर्ड फ्रॉम द राइट साइड। क्लियर, राइट साइड से एंटर हो रहे हैं आपके एक्सरेज और जो लेफ्ट साइड से इमिट होंगे, और लेफ्ट साइड पे हमारी कैसेट पड़ी है। सेम उसका भी यही रीजन है कि हमारे पास मैग्निफिकेशन को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं कार्डिक की। ठीक है, तो लेटरल व्यू और पीए व्यू और का डिफरेंस आपको पता चल गया। नॉर्मल पीए व्यू हम कैसे करते हैं, लेटरल व्यू हम कैसे करते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीए एंड एपी व्यू, हाउ वी मिनिमाइज द कार्डिक मैग्निफिकेशन ऑन पीए या लेटरल व्यू। क्लियर हो गया, ये तो हमारे पास रूटीन नॉर्मल व्यूज होगा। अब ये अगर हम लोग पिक्चर देखें तो दिस इज अ नॉर्मल पीए व्यू। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमी अगर रीड करें, दिस इज अ नॉर्मल एक्सरे, नो पैथोलॉजी। ये नॉर्मली हमें इस तरह का नजर आएगा एक्सरे, इसके अंदर हमें ऊपर क्लैविकल्स नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग इसको नहीं, अगर हमसे पहले हम लोग इस फिल्म को देखते हैं तो हमें अभी रीड नहीं करना आ रहा, हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो अगर बोनी स्ट्रक्चर्स जितने भी वाइट हैं, हमें सारी रिब्स नजर आ रही हैं, ये हमारे पास क्लैविकल्स हैं दोनों साइड पे। ठीक हो गया, सेंटर में हमारे पास पोस्टीरियरली बिल्कुल स्पाइन स्पाइन पड़ी होती है, और उसके अंदर जो है हमारे पास वर्टेब्रास जो है वो नजर आ रहे होते हैं, बट हमें पता है वर्टेब्रल बॉडी के पोस्टीरियरली हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होता है, जो कि हमें पीए या एपी व्यू के अंदर टिप की तरह नजर आता है, छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं। ठीक है, वो अगर हम लेटरल व्यू करेंगे तो हमें क्लियर उसका व्यू नजर आएगा, बट फॉर द पीए एंड एपी व्यू दैट विल बी ओवरलैप, और वो हमें एज अ पॉइंटर स्पाइनस प्रोसेस नजर आता है ऑन द चेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है, ये पीए या एपी व्यू के अंदर। फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे नॉर्मल एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यूज। हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ नजर आ रहा है, ये दरमियान में इतना सा, बस यहाँ तक नजर आ रहा है। क्लियर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ट्रेकिया। वी ऑल नो ट्रेकिया के अंदर हमारे पास एयर है, एंड एयर अपीयर्स एज अ ब्लैक ऑन एक्सप्रेस, तो यहाँ पे आके वो बाइफरकेट हो जाता है, तो दिस इज द ट्रेकिया। ठीक, साथ साथ एनाटॉमी देखते रहो। फिर हमारे पास अगर आओ नीचे, दिस इज हार्ट। ठीक है, हार्ट हमें पता है कि किस तरह उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, और हमारे पास ऊपर
आर्च ऑफ एओर्टा, कैसे असेंडिंग एओर्टा ऊपर जाके फिर देन आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू नीचे की तरफ को यूं जाती है। क्लियर है? ये तो आपको नॉर्मल एनाटॉमी पता है। ये कैसे आर्च ऑफ एओर्टा बनती है, हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से असेंडिंग एओर्टा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा एंड देन आर्च बनेगी। और ये जो आपको इस तरफ से इस तरह का बल्ब सा नजर आ रहा है ना, दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा, या इसको कहते हैं एओर्टिक नक्कल या एओर्टिक आर्च। ठीक हो गया? क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा, जहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये असेंडिंग एओर्टा ऊपर जाता है और इस पॉइंट पे वो नीचे की तरफ को डिसेंड होगा। सो दिस विल मेक अ आर्च, जिसको हम एओर्टिक आर्च कहते हैं। तो ये जो बल्ब आपको बाहर की तरफ को नजर आ रहा है, दिस इज एओर्टिक आर्च। ठीक हो गया? और ये नीचे हार्ट। फिर हमें जो है दोनों साइड्स पे जो आपको व्हाइट व्हाइट की छोटी छोटी सी वेसल्स नजर आ रही हैं, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द पल्मोनरी आर्टरी। ये साथ साथ एनाटॉमी देखते रहिए जो, लेकिन इसके ऊपर आपको क्लियर नजर आ रही है, इसके ऊपर वो ओवरलैप पॉइंटर्स हुए हैं। ठीक है? तो ये व्हाइट हमें जो स्मॉल वेसल्स नजर आ रही हैं, दीज आर द पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये नीचे जो हमें डोम से दोनों साइड्स पे हैं, दीज आर द डायफ्राम। ठीक है? अगर हम राइट साइड पे हैं तो दिस इज द राइट एट्रियम। ठीक है? ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, फिर ऊपर हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरीज दोनों साइड पे आ गए। एंड ये जो हमारे पास है राइट मेनस्ट्रम ब्रोंकस, जो कि आगे हमारे पास डिवाइड करता है, आगे एल्वुलाई तक जाता है और छोटे छोटे हमें एल्वुलाइज नजर आते हैं। ठीक है? ये हमारे पास नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इस तरह नजर आते हैं। ठीक है? ये जो एंगल नजर आ रहा है ना, ये जूम करके आपको शार्प सा एंगल यहाँ पे नजर आता है, दिस इज आल्सो नॉर्मल। ज्यादातर पैथोलॉजीज अगर होंगी तो वो हमें इन एंगल्स में नजर आती हैं। दिस इज पोस्टोफ्रेनिक मार्जिन्स इनको भी कहते हैं। ठीक है? यहाँ फिर हमारे पास ये क्या है, these are the angles, जो कि हमें abnormalities को यहाँ पे क्लियरली नजर आ सकती है। क्लियर हो गया? दिस इज द नॉर्मल पीए व्यू एनाटॉमी। ये स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। दिस व्हाइट आर द रिब्स, ये ब्लैक हमारे पास कौन क्या है, लंग्स हैं दोनों साइड्स पे, और इसके अंदर व्हाइट जो है नॉर्मल हमारे पास वेसल्स है। दरमियान में ये जो ब्लैक यहाँ तक नजर आ रहा है, दिस इज ट्रेकिया। आगे आगे जो है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने मीडियास्टिनम को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेटरल व्यू में देखते हैं, ताकि जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं दैट विल बी क्लियरली सीन ऑन द लेटरल व्यू। ठीक है? हार्ट में तो देखिए, हार्ट पे हमें पीए के अंदर इसी तरह नजर आएगा। इस साइड पे हमें लेफ्ट वेंट्रिकल और इस साइड पे हमें राइट एट्रियम नजर आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर ये जो है ना आर्च ऑफ एओर्टा इस तरह करके डिसेंड होगी। ओके? असेंडिंग एंड आर्च एंड देन डिसेंडिंग। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द चेस्ट एक्सरे। क्लियर? अब आज नॉर्मल लेटरल चेस्ट एक्सरे। अगर हम लेटरल व्यू पे देखें तो पोस्टीरियरली वी नो कि हमारे पास स्पाइन है, और ये जो हमारे वर्टेब्रास पड़े हुए नजर आ रही हैं, ये दीज आर द वर्टेब्रल बॉडीज। ठीक है? और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइंस आ रही हैं, ये आप डिस्क देख रहे हो, और इसी से हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्पाइन का एक्सरे करते हैं तो हम लोग इसको दिखते हुए देखते हैं कि यार इसके अंदर क्या कहते हैं, वर्टेब्रल स्पेस रिड्यूस हुई हुई है। तो वो हमें इससे क्लियरली पता चल सकती है कि दोनों वर्टेब्रा आपस में रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है? उसके अंदर जो डिस्क है उसके अंदर स्पेस जो है वो रिड्यूस हो गई है। फिर आगे हम आ जाएं तो आगे हमारे पास ये हमारे ट्रिकिया पड़ा हुआ है, जो ब्लैक कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है? और आर्च ऑफ एओर्टा हमें लेटरल पे पूरी आर्च नजर आती है, ये यूं करके। ठीक है? दिस इज द एओर्टिक आर्च, जो व्हाइट कलर की हमें आर्च नजर आ रही है। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, उसके साथ ही ऊपर और पल्मोनरी आर्टरीज जो कि ब्रांचेस दे रही हैं। सो दिस इज द नॉर्मल लेटरल चेस्ट एक्सरे एनाटॉमी। ठीक है? हाउ टू रीड द चेस्ट एक्सरे। सबसे पहले आपके पास कोई एक फिल्म मैं पकड़ाती हूँ, आपको पकड़ाई मैंने ये व्यू की एक फिल्म। ठीक है? एंड इफ आई आस्क इसको रीड करूँ और मुझे पॉइंट्स बताओ क्या तुम्हें समझ आ रही है इसके ऊपर, तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, उस पेशेंट का मेंटल इमेज ऑफ द पेशेंट। दैट मींस कि आपको पता हो कि पहले वो है किस एरिया का इमेज। ठीक है? फिर हम लोग आपने मुझे बता दिया दिस इज द फिल्म ऑफ अ चेस्ट एक्सरे। ओके, देन नेक्स्ट आप बोलोगे इट्स अ फिल्म ऑफ फीमेल या मेल, आपने जेंडर देखना है, ये सब चीजें मेंशन होती है उसके ऊपर। देन साइज, शेप, पोजीशन ऑफ द पेशेंट, अप्रॉक्सीमेट एज, लाइंस एंड ट्यूब्स, these all are mentioned। हम लोग वहाँ पे जो हमारी फिल्म या फिल्म कह रही हूँ, फिल्म के ऊपर तो ये कुछ चीजें मेंशन है, जेंडर वगैरह, नेम वगैरह, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर साइन। ठीक है? राइट एंड लेफ्ट मार्कर साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द फिल्म।
बट वी कैन सी कि हम लोग सबसे पहले जब भी रीड करेंगे चेस्ट एक्सरे को तो वी शुड नो दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो क्योंकि दोनों में ये चीजें जो है ना डिफरेंट हो सकती हैं, मेल में थोड़ी सी एनाटॉमी डिफरेंट हो सकती है, फीमेल में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। देन व्हाट वी आर सीइंग, उसका साइज, हार्ट का, लिवर का, सॉरी लंग्स का, ठीक है, उसका साइज, शेप, पोजीशन ऑफ द पेशेंट, किस पोजीशन में उसका एक्सरे किया गया, इट्स अ लेटरल व्यू, इट्स अ पीए व्यू, एपी व्यू, व्हाटएवर, ठीक है, ठीक है। एंड देन वी अप्रोक्सीमेट एज वाइज भी जो है वो हमारी एनाटॉमी जो है और उसके अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं, तो वी शुड नो अबाउट द एज के वो यंग है या फिर हमारे पास ओल्डर पेशेंट। लाइंस एंड ट्यूब्स, देन हमारे पास फॉरेन बॉडीज, इफ वी सी एनी फॉरेन बॉडीज, हमारे पास कोई ऐसा मेटेलिक चीज जो है वो हमें एक्सरेज पर नजर आ रही है, या फिर हमारे पास वो पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन, सॉरी प्रेपरेशन नहीं थी, या फिर हमारे पास कोई कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ आर्टिफैक्ट हमें नजर आ रहा है एक्सरे के ऊपर, ये फॉरेन बॉडी के उस पे, तो वो मेटालिक चीज जो है वो नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल किसी को कोई बुलेट लगा है या कुछ और उसने पिन कहीं लगी हुई है, ठीक है, या फिर उसने कोई चीज खा ली है, ठीक है, तो वो पॉइंट वगैरह जिस तरह बच्चे खा लेते होते हैं, उनका एक्सरे करवाओ तो वो नजर आते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास सारी फॉरेन बॉडीज हैं जो कि हमने उसके ऊपर देखनी होती है चेस्ट एक्सरे, ठीक है। देन हम लोग evaluate the soft tissue systematically, don't forget, ठीक है। फिर हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज सारे देखते हैं, जिस भी एरिया का हमने एक्सरे किया है, हम लोग बोन्स के बाद उसके सॉफ्ट टिश्यूज को देखते हैं जो जो नजर आ रहे हैं, नेक, शोल्डर या डायफ्राम, एब्डोमेन, ब्रेस्ट टिश्यूज, एवरी सॉफ्ट टिश्यूज विल हैव टू बी evaluated, ठीक हो गया। ये हम लोग चेस्ट एक्सरे रीड करने के बाद फिर हम लोग चेस्ट एक्सरे के ऊपर आ जाते हैं, evaluate the lungs, ठीक। लंग्स अब चेस्ट एक्सरे में इज इम्पोर्टेंट ऑर्गन, यही ऑर्गन है जिसको हमने ज्यादा रीड करना होता है। रिब्स में ज्यादातर हमारे पास फ्रैक्चर ही नजर आ सकते हैं, बोनी जितनी पैथोलॉजीज में, अदरवाइज जो है हमें जितनी भी अबनॉर्मेलिटीज हैं, डिजीजेज हैं, वो हमें लंग्स की ही दिखती हैं। तो लंग की हमें नॉर्मल एनाटमी रीड करनी आनी चाहिए, देन हम लोग उसकी पैथोलॉजीज को पिक कर सकते हैं। तो वैल्यूएट द लंग्स, उसके इंटरस्टिशियम, एयरवेज एंड प्लूरा, अच्छा इन्फ्लेशन स्टेटस, अच्छा जो प्लूरल मार्जिन्स है आउटसाइड ऑफ दैट लंग जिसने सराउंड किया हुआ है उसको देखना, और उसके दरमियान जो हमारे अगर फॉर एग्जांपल जो स्पेस पे कोई आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, एयर आ जाती है, तो वो उसको इवैल्यूएट करना। एबनॉर्मल डेंसिटीज या ल्यूसेंसीज, दैट मींस कि हमें लंग्स के अंदर या कोई स्ट्रक्चर अगर एबनॉर्मलिटी में उसकी डेंस नजर आ रहा है, कोई ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या ल्यूसेंस नजर आ रही है, वाइट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, so we all have to evaluate the lungs and their abnormal densities and distances. उसके अलावा हमें कोई मैसेज लंग्स में नजर आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशंस नजर आ रहे हैं, कैल्सिफिकेशन, फिशर लोकेशन एंड थिकनेस, राइट अपर लोब ब्रोंकस इज ऑलवेज हायर देन द लोअर अपर लोब ब्रोंकस। इसका क्या मतलब है? जो राइट लोब है दैट इज स्लाइटली हायर देन द लेफ्ट लोब, बिकॉज आपको पता है कि नॉर्मली इधर लिवर पड़ा होता है नीचे, ठीक है, तो लिवर जो है वो थोड़ा हमारे पास बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा ऑर्गन है एब्डोमेन का। तो इसी तरह जिस तरह हमारी किडनी जो है वो राइट साइड वाली थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट साइड वाली थोड़ी सी ऊपर है, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द लिवर, जो लिवर ऊपर पड़ा हुआ है उसने थोड़ा सा पुश किया हुआ है किसको, किडनी को, इसी तरह नीचे, इसी तरह इसने लिवर ने ऊपर की तरफ को डायफ्राम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है, तो हमें जो राइट साइड है दैट विल बी हायर देन द लोअर लोब ब्रोंकस। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ। हमें और क्या चीजें चेस्ट एक्सरे पे नजर आ रही हैं? हमें छोटी छोटी सी वेसल्स नजर आती हैं नॉर्मली, ठीक है। Change your attention to the blood vessels, the size, location, and distribution. The left pulmonary artery usually is higher than the left. Okay. Don't forget to check the lateral, as this is the best way to look at the posterior costophrenic recess, anteroposterior mediastinum, and help you localize lesions suspected on the frontal view. That means कि जो structures हमें overlap हो रहे हैं on the PA and AP view, we can easily see these structures on the lateral view. हमें mediastinum जो posterior structures पड़े हुए हैं anteroposteriorly या posterior anteriorly, हाँ the structures clearly we can see on the lateral view जो structures overlap हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो blood vessels भी हमें उनकी locations, उनकी distributions भी नजर आ सकती हैं।
फिर हमारे पास कुछ स्पेशल या मिस्ड एरियाज हैं जो कि हम लोग एपी या पीएमयू के अंदर मिस कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली पैथोलॉजीज जो है ना वहीं पे समझ लो कि स्टार्ट होती हैं, यहाँ यहीं पे हमें पैथोलॉजीज मिलती हैं. तो नोट द स्पेशल इंटरेस्ट एंड ऑफन मिस्ड एरियाज, दैट इज एपिसिस वेयर मोस्ट कैंसर डेथ्स, पेरिफेरल लंग मार्जिन्स, हाइलर, रिट्रोकार्डिक या कार्डिक फ्रेनिक या कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स, जो कि मैंने भी बताया था. कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो कि कॉर्नर्स पे हमें नीचे की तरफ को नजर आ रहे हैं, कार्डिक और उसके दरमियान लिवर के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज द कार्डियोफ्रेनिक एंगल. रिट्रोकार्डिक एरिया जो कि पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है कार्डिक के. ऑल द रिसेसेस जो कि हमें ओवरलैप हो रहे हैं उस पीए व्यू के अंदर, एपी व्यू के अंदर, वी कैन सी ऑन द लिटर. सो जो हमारे पास रूल था, क्या था, जो हमारे पास टू रूल वाला था कि हमने दो व्यूज हमेशा एक्सप्रेस में लेने होते हैं, दैट इज एप्लीकेबल के एपी या पीए व्यू along with the lateral view, those structures who are overlapping we can see on the lateral view, या दूसरे किसी इमेज के ऊपर हम लोग उसको क्लियरली सीन कर सकते हैं. Then we have the mediastinum. अब जो structures हमारे mediastinum के posteriorly पड़े हुए हैं that are overlapping with each other, वो कौन से structures हो सकते हैं? हमारे पास esophagus है, हमारे पास trachea है, हमारे पास arteries जो हैं वो वहाँ पे आगे bifurcate होती हैं और हमारे पास right और left lungs में चली जाती हैं. But mediastinum में इतने सारे structures हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग उसको lateral view के ऊपर देख सकते हैं. Evaluate the size, shape, position in both views, PA या lateral. अटेंशन टू द mediastinal लाइन, ये सब कुछ जो है ना इसे रीड कर लो इसको. ठीक है, इसमें क्या है, लुक फॉर any chambers enlargement, evaluate the course of aorta and the position of the arch, pulmonary artery, everything that is located in the mediastinum posteriorly या anteriorly. वो स्ट्रक्चर्स जो है वो हम लोगों ने देखनी है. वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा नजर आ सकती है. ठीक है, हमें चैम्बर्स को एनलार्जमेंट देखनी है या फिर वो हमें क्लियरली नजर आ सकती है. ठीक है, एसबीसी सुपीरियर वेना के बाद फ्रंटल व्यू के ऊपर. ठीक है, पैराट्रेकियल स्ट्राइप नॉर्मल इज लेस देन 5 mm एंड यूजुअली 2.5 mm. पैराट्रेकियल जो हमारा एरिया है ट्रेकिया के अराउंड जो हमें नजर आ रहा है वो हमें कभी कभी डायलेट हो जाता है, उसकी नॉर्मल मेजरमेंट जो है 2 to 3 mm है, लेस देन 5 होनी चाहिए, which terminates at the azygous vein. This portion would be 1 centimeter or less, never extend below the right concus. फिर लेफ्ट सबक्लेवियन स्ट्राइप जो है वो हमारे पास एरिया कितना होता है, वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर है. On the lateral view, the posterior tracheal wall is seen would measure no more than 4 mm. This is the posterior wall of the trachea and that will not be more than 4 mm on the lateral view. Lateral view के ऊपर ही हमें posterior नजर आ सकती है because AP पे तो वो क्या होता है, ओवरलैप हो सकता है. फिर हमारे पास एसोफेगस है mediastinum में जो कि AP या PA पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं नजर आता, but on lateral view you can see esophageal line that seen only on the PA view interface between the right upper lobe, sorry lower lobe and the mediastinum edge along the esophagus azygous vein. और ये हमें बट वाइट कलर का नजर आता है, तो हम लोग उसके ऊपर इतना जो है ना इसको क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिकॉज बोन्स भी वहाँ पे भी mediastinum को posterior बोन्स का की वजह से भी नजर आती है, बट एयर हमारे पास ब्लैक है, इसकी वजह से हम ट्रेकिया को बहुत अच्छे से देख सकते हैं. Aortopulmonary window seen on the frontal view. ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं that can be seen on the mediastinum जो कि overlap हो रही थी और हम लोग उसको या तो literally देख रहे हैं clearly या फिर हम लोग उसको थोड़ा सा ये पे हमें clear नजर आ रहे हैं. Moving towards the bones. अब हमारे chest X-ray के अंदर bones कौन कौन सी है? Chest bone, bony thorax include the spine, that is posteriorly हमारे पास जो spine पड़ी है और उसके अंदर जो vertebral body वो हम लोग या तो laterally देख रहे हैं या फिर हम APPA पे देख रहे हैं. लेटरल देख रहे हैं तो हमें पूरी उसकी वर्टिब्रल बॉडी अलोंग विद द स्पाइनस प्रोसेस पोस्टीरियरली नजर आता है, बट पीए व्यू के ऊपर हमें क्या नजर आता है, वर्टिब्रल बॉडीज नजर आती हैं जस्ट, और भी हमें स्पाइनस प्रोसेस जो पोस्टीरियर वो एज अ पॉइंटर उस वर्टिब्रल बॉडी के अंदर शो होता है. ठीक है, उसके अलावा हमारे दोनों वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में हमें क्या नजर आता है, बीजा का डिस्क जो कि हमें स्पेसिस का बता सकती हैं कि रिड्यूस स्पेस है यहाँ पे, उसके अंदर कोई ऑस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं बोन्स के अंदर या तो साइकिल बोनी पैथोलॉजी इस तरह नजर आती हैं. लुक फॉर द एबनॉर्मल जॉइंट्स, बोनी इलेक्ट्रिक इलास्टिक या सॉफ्ट टिश्यू लीजन्स एंड फ्री एयर, ये सारी हमारे पास बोन्स की पैथोलॉजीज हैं. ठीक है, अच्छा
फिर हमारे पास कुछ साइंस हैं। वो क्या साइंस हैं जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड एक्सरे के ऊपर रीड करते हैं। एक हमारे पास साइन है जिसको कहते हैं सिलोवेट साइन। ये सिलोवेट साइन क्या होता है? बेसिकली सिलोवेट होता क्या है? इट्स अ साइन एक्सट्रीमली यूजफुल इन लोकलाइजिंग लंग लीजन। बेसिकली सिलोवेट होता ये है कि हमारे पास कोई डार्क एरिया या ब्लैक एरिया, बैकग्राउंड वाइट हो, उसके अंदर हमें कोई चीज नजर आए, दैट साइन इज नोन एज सिलोवेट साइन। क्लियर हुआ? दैट मीन्स कि हमारा बैकग्राउंड वाइट था, उस बैकग्राउंड वाइट के अंदर हमें कोई डेंस चीज नजर आ रही है, ब्लैक नजर आ रहा है, दिस साइन इज नोन एज सिलुएट साइन। तो सिलुएट साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लोकलाइजिंग द लंग लीजंस। लॉस ऑफ राइट बॉर्डर इन द आरएमएल निमोनिया के अंदर जो है ना वो हमें नजर आ सकता है। वो अब आगे पढ़ते हैं डिजीजेस में तो वो हमें नजर आएगा, बट यू ऑल नो व्हाट इज सिलुएट साइन। It's a dense structure या black structure with the background white, ठीक है, white background के अंदर हमें ब्लैक या डेंस स्ट्रक्चर नजर आता है, उस साइन को हम कहते हैं सिलुएट साइन। देन वी हैव एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक है। ये साइंस ये अब वन बाय वन मैंने आगे सारे मेंशन किया हुआ है अलोंग विद द पिक्चर्स, ठीक है, उसमें आपको क्लियर नजर आएगा। बट साइंस आप याद रखो तो सिलुएट साइन, एयर ब्रोंकोग्राम, एक्स्ट्रा प्लूरल साइन, ठीक है, वो जो हमारी प्लूरल कैविटी है या प्लूरल एरिया है उसके अंदर हमें क्या क्या साइंस नजर आ सकती हैं, उसकी डिजीजेस क्या क्या हो सकती हैं, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स क्या हैं, किसको किसके साथ हम लोग कहें कि ये चीज ये पड़ी है तो इसके सराउंड में ये चीज हो सकती है, व्हाट विल बी द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, ठीक। तो दीज आर द साइंस ऑफ। अच्छा, अब मूविंग टुवर्ड्स द पैथोलॉजीज। अब हमने नॉर्मल एक्सरे पढ़ लिया है, नॉर्मल एक्सरे के अंदर हमें किस तरह नजर आ रही है स्ट्रक्चर्स, उसकी एनाटॉमी और सम साइंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेटरल व्यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीए व्यू। 10 मिनट और पढ़ेंगे। मेरा दिल है कि मैं इस पूरे आगे जो है ना ज्यादा ये अभी आप देख रहे हो 42 स्लाइड्स है, बट 13 पे ही अभी आगे ना ज्यादातर वो हैं पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो मेरा इरादा है कि अगले लेक्चर तक इसको लेके जाऊँ, 2 लेक्चर्स में इसको कवर करवाऊँ ताकि हम लोग जो इसी को देख लें। और अगर करवाती हूँ ऐड तो छोटा सा सिर्फ बोन्स के लिए, नी का नी पैथोलॉजी उसके लिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज निमोनिया? निमोनिया क्या होता है? निमोनिया इज वेरी कॉमन कि ये निमोनिया है, उसको चेस्ट एक्सरे करवाओ, लंग्स की पैथोलॉजी है, ठीक है। निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द एयर सैक्स, ठीक है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है या क्या, उस इन्फेक्शन की वजह से योर लंग्स एयर सैक्स जो है ना वो फिल अप हो जाते हैं फ्लूइड या पस की वजह से, कॉजिंग सिम्टम्स सच एज कफ, फीवर, चिल्स एंड ट्रबल ब्रीथिंग, ठीक है। पेशेंट जो है वो इन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है और उसका चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, उसके एल्वुलाई के अंदर जो है आपको ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन फ्लूइड या पस जो है वो फिल अप हो जाता है, ठीक है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स योर लंग्स एयर सैक्स. The air sacs may fill up with fluid or pus, causing symptoms such as cough, fever, chills, and trouble breathing. तो निमोनिया हमें क्या है? निमोनिया हमें इस तरह नजर आता है एक्सरेस के ऊपर। अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको जो एल्वुलाई हैं, छोटे छोटे सैक्स हैं, वो बिल्कुल वाइट नजर आ रहे हैं, दैट मींस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन उसके अंदर जो एयर सैक्स थे दैट इज फिल्ड अप विद पस, जहाँ पर हमारा फ्लूइड, ठीक है। तो वो हमें कैसा नजर आ रहा है? इस तरह छोटे छोटे सैक्स जो हैं। सो दिस इज द, ये नॉर्मल अगर एल्वुलाई देखें तो दीज आर एयर सैक्स, इसके अंदर एयर है। अगर हम निमोनिया की बात करें तो ये जो छोटे छोटे एल्वुलाई है दैट इज फिल्ड अप विद एनी फ्लूइड या पस, ये जो येलो येलो नजर आ रहा है, and that will appears as a white small fill up of the air sacs on the x-rays. तो ये pneumonia हम लोग इस तरह नजर आता है। What will be the finding of the pneumonia? Depending upon the amount and distribution of the air spaces involved, this may present as a confluent parenchyma, opacity या merely patchy opacity. Opacity is the white structure जो हमें opaque नजर आते हैं ना, तो वो या तो हमें कोई एक लोबार या एक सेगमेंट के अंदर नजर आ सकता है, ठीक है, उसने लोअर लोब को इन्वॉल्व किया, उसने अपर लोब को, मिडल को, ठीक है। लोबार या सेगमेंटल ओपेसिटी हो सकती है या पैची ओपेसिटी हो सकती है। पैची के अंदर क्या है? पैचेस हमें नजर आ सकते हैं लंग्स के अंदर, कहीं 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 पैच वाइट वाइट के नजर आ रहे हैं, दैट मींस वो पैची ओपेसिटीज है। और वो हमें क्या बता रही है? दिस इज द, if the interstitium is predominantly involved, it may appear as a reticular nodular pattern. अब nodules इस तरह के नजर आते हैं ना, अब इसके अंदर तो क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे सैक्स प्रॉपर फिल अप हो रहे थे,
दो तीन साइड्स अगर एक जैसे साथ नजर आए तो वो हमें बड़े बड़े व्हाइट कलर के नोड्यूल्स नजर आ सकते हैं। एयर ब्रोंकोग्राम्स कंफर्म एज एल्वुलर प्रोसेस। जो हमारे पास ब्रोंकोग्राम्स है या ब्रोंकस है, उसकी रीडिंग करें अगर हम, उसके अंदर हमें एयर मिल रही है तो उसको हम एयर ब्रोंकोग्राम्स कहते हैं। वो एल्वुलाई के अंदर अगर हमें मिल रही है कंफर्म एज द एल्वुलर प्रोसेस, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, रिप्लेस करेगा वो एयर ब्रोंकोग्राम विद द fluid or pus, and that leads to the pneumonia. The lung volume would not be lost, उतना ही रहता है, लंग जो है वो डायलेट नहीं हो जाएगा, उसका जो उतना ही रहेगा। Usually all radiographic abnormalities should disappear after 6 weeks of appropriate antibiotic therapy. ठीक है, तो अगर वो पेशेंट एंटीबायोटिक के ऊपर है तो वो जो रेडियोग्राफिक अपीयरेंस है वो हमारे पास डिसअपियर हो सकती है अगर वो 6 वीक्स तक एंटीबायोटिक ले रहा है तो। However, pneumonia may be complicated by abscess or emphysema formation. वो आगे जो है वो क्या complications हो सकती हैं, जो पहले फ्लूइड था वो एब्सेस में कन्वर्ट हो गया, एम्फाइसीमा फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये सारी जो है वो फिर हमें 6 वीक एंटीबायोटिक थेरेपी के बावजूद जो है वो रेडियोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर डिसअपियर नहीं होगी। Example of pneumonias and how to determine location. Look for the silhouette sign, loss of the usual visualized borders. Silhouette sign again वही हमें white structures नजर आएंगे with the background, sorry black structures नजर आ सकते हैं with the background white। अगर हम लोग को उस structure के अंदर हमें इस तरह की densities नजर आ रही है, abnormal densities, तो वो हमारे पास silhouette sign is the example of the pneumonia। ठीक है, कंसोलिडेशन और निमोनिया में क्या फर्क है? सेम ही है। कंसोलिडेशन के अंदर भी क्या होता है, सॉलिडेशन, सॉलिड स्ट्रक्चर जो है ना, कोई भी वो फ्लूइड नहीं हो सकता, वो कोई पस नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज दैट विल फिल द एल्वुलाई। ठीक, जो हमारे एल्वुलाई है वो कोई डेंस मटेरियल या डेंस स्ट्रक्चर से जो है वो फिल्ड अप हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें वाइट एरियाज, वो डेंसर एरियाज नजर आ सकते हैं, जो जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। अच्छा, नमूनिया के भी जो हमारे पास अपीयरेंस होते हैं वो भी वाइट ही नजर आती है। वी कैन से कंसोलिडेशन एज अ नमूनिया एज वेल। ठीक है, वो कंसोलिडेशंस भी है, वो नमूनिया भी है। ठीक हो गया दैट। लेकिन नमूनिया के अंदर हमें सैक्स छोटे छोटे जो है वो नजर आते हैं, कंसोलिडेशन के अंदर ज्यादा वाइट ब्राइट स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, अगर तो वो एल्वुलर फ्लूइड या बस की वजह से जो है वो हमें नजर आ रहे हैं तो वो हमें लेस डेंसर नजर आएगा, बहुत वाइड नहीं नजर आता। बट कंसोलिडेशन अपीयर्स लाइक आपकी जिस तरह की बोन्स है ना, सेम वैसे ही वाइड स्ट्रक्चर्स हमें उसके ऊपर नजर आ सकते हैं। The alveoli and small airways filled with dense material, the lung is said to be consolidated. Clear हो गया? So this is important to be aware that consolidation does not always mean there is an infection, and small airways may fill with material other than pus, as in pneumonia, such as fluid pulmonary edema, blood, hemorrhage, or cells that are cancer. They all look similar, and clinical information will on happens often help you decide the diagnosis. That means कि जो consolidation है वो सिर्फ fluid की वजह से नहीं हो सकती है, वो pus, वो fluid, वो blood, that is hemorrhage, या वो cancer cells जो है वो भी हमें इसी तरह के white नजर आएंगे। These all appear as a consolidation. ठीक है, अगर मैं differential diagnosis of the consolidations पूछूं तो you should know consolidations की differential diagnosis में आता है fluid, ठीक है, pus, इसके अंदर ब्लड, इसके अंदर हेमरेज, इसके अंदर कैंसर सेल्स। these all appears same as wide dense structures, जो कि हम कंसोलिडेशन कहला सकते हैं। क्लियर हो गया? कंसोलिडेशन बेसिकली वाइड डेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वाइट कलर के हमें वहां पे जिस तरह के बोन्स हैं जिस तरह के नजर आ सकते हैं। और अगर सिर्फ पस और फ्लूइड की वजह से तो निमोनिया है, ठीक है, कंसोलिडेशंस निमोनिया और पस, और इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह से जो है ना वो हमें नजर आ सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि उसकी इन्फ्लेमेशन भी हुई हो, और भी कुछ चीज की वजह से जो है वहां पे हमें ऐसा कंसोलिडेशंस नजर आ सकते हैं। So these are some images of consolidations. This is the right middle lobe consolidation. ये अगर आप देखो तो राइट मिडल लोब कंसोलिडेशंस नजर आ रही हैं, ठीक है, वाइट वाइट कलर की, ठीक है, ठीक है, राइट लोअर लोब, ठीक है, ये राइट साइड का लोअर लोब जो है पूरा वाइट हुआ है। क्लियर है? दिस इज द राइट लोब कंसोलिडेशंस।
ये कुछ सेटिंग की वजह से ना डिजाइन में कुछ चीजें ओवरलैप कर दी हैं, इसको मैं जरा सेट करके ना वो अपलोड करती हूँ। ठीक है, ये जिस तरह हमारे पास क्या है, राइट मिडल लोब निमोनिया हो गया, ठीक, ये कंसोलिडेशन आ गई राइट साइड की, मिडल लोब, ये निमोनिया आ गया। ठीक है, अब देख रहे हो निमोनिया जो है राइट मिडल लोब के अंदर और कंसोलिडेशन के अंदर फर्क देख रहे हो, वो बिल्कुल हमें ये एरिया जो है बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लैक हमें वो भी नजर आ रहा है लंग के। ठीक है, तो निमोनिया जो है वो लेस डेंसर होता है कंसोलिडेशन से, बिकॉज वो पसियां उसकी वजह से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट लोब निमोनिया है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, round pneumonia. Round pneumonias are found typically in the children. Most often the organism is pneumococcus. ठीक है, तो राउंड निमोनिया क्या हो सकता है, हमें कोई राउंड स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं, निमोनिया जैसा नजर आता है, वो पैची पैची या हमें डिफरेंट पूरा उसने पूरे लंग को कवर किया होता है, एक लोब को ये कवर किया होता है सेगमेंट, बट राउंड के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया राउंड वाइज, मतलब जिस तरह राउंड होता है ना, वो एरिया हमें वैसा राउंड स्ट्रक्चर नजर आ सकता है, उसी एरिया के अंदर हमें निमोनिया नजर आ सकता है। दिस इज मोस्ट ऑफन बिकॉज ऑफ द ये जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है हमारे पास न्यूमोकॉकस की वजह से, और ये टिपिकली जो है ना ज्यादातर जो है हमारे पास बच्चों में इस तरह नजर आ सकता है। निमोनिया appears wrong because of the poorly developed collateral pathways. Over time, though initially round, it develops into more consolidated pattern. ये अगर आप इसके अंदर देखो तो ये राउंड हमें स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, ये हमारे पास राउंड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो वो प्रॉपर हमें एक व्हाइट कलर का राउंड, एक जिस तरह हम बोल दो ना कि एक ओवल सा एक हमें राउंड स्ट्रक्चर नजर आएगा पूरे लंग में, दिस इज द राउंड निमोनिया। ठीक है, एयर अब ब्रोंकोग्राम से हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं उसके साथ हम इसको फिर कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, नॉर्मल उसके व्यूज और नमूनिया और कंसोलिडेशन तक क्लियर है, फिर हम लोग एयर ब्रोंकोग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में जाकर इसको कवर करेंगे। बच्चे के इतने कम आए हैं, आज एग्जाम है आप लोगों का कोई? यस मैम, किसका? न्यूक्लियर मेडिसिन का मैम 11 बजे। 11 बजे था, अभी तो क्लास जी। का बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 1 घंटा था, इसी टाइम में पढ़ना है। चलो मैं इसीलिए अभी छोड़ रही हूँ, अभी आप लोग पढ़ लो, 1 घंटा है आपका, और इंशाल्लाह तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, चेस्ट एक्सरेज की बाकी फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अभी तक निमोनिया और कंसोलिडेशन दोनों, कंसोलिडेशन इज मोर वाइटर, और जो हमारे पास दूसरा है निमोनिया वो थोड़ा सा कम वाइट होता है, बट दोनों के अंदर क्या होता है, फिलअप होता है एल्विलाई, वो निमोनिया के अंदर फ्लूइड या फिर हमारे पास बस की वजह से, इसी वजह से वो कम डेंस होता है, और जो कंसोलिडेशन है उसके अंदर कोई अदर देन फ्लूइड जो है, कोई मटेरियल जो है वो रिप्लेस कर सकता है, कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं और भी कुछ, तो वो ज्यादा देर व्हाइट नजर आ सकता है, तो दिस इज द कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन अगर लीड कर रही है कैंसर की तरफ, तो वो निमोनिया कैन लीड्स टू कंसोलिडेशन, ठीक है, वो भी हमें व्हाइट, बहुत व्हाइट नजर आ सकती है। अभी तक और नॉर्मल हमने चेस्ट एक्सरे की एनाटॉमी, लेटरल व्यू, पीए व्यू, मैग्निफिकेशंस किस पे नजर आती है किस पे नहीं आती है, हाउ टू रीड द चेस्ट एक्सरे, उसके लिए क्या क्या सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, या फिर हम लंग के अंदर जो पैसेजेस हैं उसको कैसे देखते हैं। सो these were the summary of today's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर करेंगे, कुछ बातें भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, ईद से पहले हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा, और फिर उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे 1 या 2। ठीक है, फिर हमारा ऑलमोस्ट सब सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपनी प्रिपरेशन करना फाइनल के लिए। ठीक है, और दूसरा वर्कशॉप की मैंने बात करनी थी, बट आपका पेपर है अभी तो टाइम कम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को भी बात करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।